वंस अगेन यू आर वेलकम बेटा। आज अपना चैप्टर को हम कंटिन्यूस रखेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले वाले टॉपिक में, इनफैक्ट चैप्टर में भी हमने बात की थी कि उनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन, जीत, टेरिटोरियल एनेक्सेशन शहरों की तरफ तो हो चुका था। हम बात करें महाराष्ट्र, आज का महाराष्ट्र, ठीक है ना, वहाँ की, या मैसूर की बात करें, महाराष्ट्र में उन्होंने मराठों को हराया, मैसूर में टीपू सुल्तान को हरा दिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड टू एनेक्स द विलेज एरिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में वो बढ़ने लगे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, मोर एंड मोर रेवेन्यू। कंपनी को कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए इकोनॉमी का फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, और उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि जो गांव के अंदर जो जमीन है, किसान जिस पे खेती करते हैं, वहां से रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाए। तो इसी के दिशा में एक ये प्रोसेस है। अल्टीमेटली ये जो स्टार्ट हुआ 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट के नाम से कहलाया गया। जो राजा और तालुकदार जिनको कंपनी ने बेरोजगार कर दिया, यानी कि जिनकी किंगडम थी, वो इन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर मिला ली। अब उनको सोचा कि ट्रेडिशनली ये इतने दिनों से यहाँ पर राजा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी जाए, एंड दैट हैज बीन गिवन। कैसे दी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ द कंपनी हैज डिसाइडेड कि जितने भी विलेजेस हैं उनका रेवेन्यू, जो टैक्स को आप कह सकते हो कि जो जमीन पर जो टैक्स लिया जाना है, दैट हैज बीन फिक्स बाय द कंपनी। और इसको ही परमानेंट सेटलमेंट कहा गया कि आने वाले दिनों में इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, सर्टेन अमाउंट हैज बीन फिक्स्ड, ठीक है ना, इतना इतना पैसा हर एक इंडिविजुअल को जो खेती करते हैं वो कंपनी को पे करेगा, और दैट हैज टू बी कलेक्टेड बाय द राजा और तालुकदार, ठीक है ना। ये राजा और तालुकदार कलेक्ट करने वाले हैं रेवेन्यू, टैक्स कंपनी के लिए। ये अब इसके लिए क्या कहना जाना था, द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, बिकॉज जब एग्रीकल्चर से देयर विल बी द प्रोडक्शन, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा यू कैन एक्सपेक्ट कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। तो उसके मुताबिक ही रेवेन्यू का भी कलेक्शन होगा। तो देयर वर दी सम प्रॉब्लम्स जो ये परमानेंट सेटलमेंट किया गया। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट में ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जो जमींदार हैं, ये राजा और तालुकदार जिनको जमींदार बनाया गया था, इनके राजा और तालुकदार के थ्रू फार्मर्स से कलेक्शन किया जाना था रेवेन्यू। अब ये इन्होंने अपना ड्यूटी बहुत से अच्छे से नहीं निभाया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, और इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और फिर उसके बाद में रेवेन्यू वाज फिक्स्ड बाय हाई, शो हाई, ठीक है ना, कंपनी ने रेवेन्यू तो रेट फिक्स किया ज्यादा, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नो इन्वेस्टमेंट बाय दीज पीपल, राजा एंड तालुकदार। तो फिर क्या होगा भाई, रेवेन्यू हो ही नहीं रहा, तो जमींदार फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू पे करना था ये लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा फिक्स किया हुआ था हाई रेट। अल्टीमेटली 19th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आए। अर्ली 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड है, क्या चेंजेस आए, प्राइस राइज हुआ, ठीक है ना, कीमतें बढ़ी, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, और खेती भी बढ़ी, कीमतों के साथ खेती का भी विकास हुआ, और नो गेन फॉर दी कंपनी। कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? कल्टीवेशन तो एक्सपेंड हुआ है, कंपनी को क्यों फायदा नहीं हुआ? बिकॉज द रेवेन्यू हैज बीन फिक्स्ड बाय द कंपनी, कि आप कितना भी खेती में चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, वो किसका होने वाला है, जमींदार को होने वाला है। बेचारा किसान है, उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था तो भी कंपनी को वही फिक्स अमाउंट देना था, तो ये सारी कमी थी। दूसरी तरफ जो विलेजर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो भी परेशान थे।
फायदा किसको हुआ बीच में? जमींदार को, राजा और तालुकदार को। विलेजर्स क्यों परेशान थे? द सिस्टम वॉज सो ऑप्रेसिव, विलेजर्स को बेचारों को तंग करके उनसे तो कलेक्ट कर ही लेते थे जमींदार, ठीक है ना। अब कंपनी ने सोचा कि यार चेंजेस शुड टेक प्लेस, ठीक है ना, कुछ चेंजेस लाने चाहिए। अल्टीमेटली कंपनी ने न्यू सिस्टम इज डिवाइस, ठीक है ना, कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। क्या था वो तरीके? को हम महलवारी सेटलमेंट कहा जाता है। इसको परमानेंट सेटलमेंट किया गया जहां पे फिक्स कर दिया गया अमाउंट जो रेवेन्यू पे करना है। अब ये महलवारी सेटलमेंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं। कंपनी ऑफिशियल्स ने इस बात से कन्विंस हो गए जो सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन वाला परमानेंट सेटलमेंट, ये बहुत अच्छा नहीं है, इट हैज टू बी चेंज। परमानेंट फिक्स से बहुत कुछ कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कंपनी को बहुत ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, उनका पर्पज तो ट्रेड करना है। जब कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत थी तब कंपनी को कुछ मिल ही नहीं रहा। अल्टीमेटली जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ द बंगाल, जो आजकल जिसको यूपी के नाम से जानते हैं, यहां पर होल्ट मैकेंजी ने 1882 में, कब? 1882 के अंदर अब एक नया सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया, उसको महलवारी बोला गया। इसमें महलवारी क्यों कहा गया? कि हर घर से कलेक्शन होना है, महल से, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई विलेज हेडमैन को, ठीक है ना। अब जमींदार वगैरह बीच में नहीं है, ये परमानेंट सेटलमेंट खत्म कर दिया है। नाउ दिस सेटलमेंट कैन बी रिवाइज्ड, ठीक है ना। महलवारी सिस्टम में रेट रेवेन्यू कलेक्शन के ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे होल्ट मैकेंजी एक इंग्लिशमैन थे 1882 में, उन्होंने कुछ कलेक्टर्स को अपॉइंटमेंट कर दिया। अब ये एस्टिमेट करने वाले हैं कि किस विलेज से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होना है और हर प्लॉट से कितना आएगा, टोटल प्लॉट्स कितने होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टर्स देंगे और विलेज हेडमैन पूरा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला है। हर विलेज के अंदर तो एक विलेज हेडमैन होना है, वो कलेक्ट करेगा रेवेन्यू को, ठीक है ना। अब ये विलेज हेडमैन के पास आ जाएगी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहले जो जमींदार के पास थी, राजा के पास थी, ठीक है। और ये इट कैन बी रिवाइज पीरियोडिकली, मैं बता ही तो चुका हूँ कि जो ये अब न्यू सिस्टम है, महलवारी सिस्टम है, इट कैन बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, इसको बदला जा सकता है। फिर उसके बाद में ये तो बात करें हम यूपी की, ठीक है ना, यूपी की। अब हम बात करते हैं जो टेरिटरीज मराठों से जीती थी, और या फिर जो टेरिटरीज उन्होंने किससे जीती थी? मराठों के साथ साथ में टीपू सुल्तान को मैसूर में हराया था। तो वहां के कुछ पार्ट में एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, सीधा विलेज हेडमैन को भी निकाला यहां से। यहां पर तो विलेज हेडमैन वाज इन्वॉल्व्ड, अब ये मुनरो सिस्टम कहलाया गया। थॉमस मुनरो ने इसको स्टार्ट किया था, इसलिए इसको मुनरो सिस्टम कहा गया। मुनरो सिस्टम में क्या है कि हर एक जो कल्टीवेटर को क्या कहते हैं वहां पर उस टाइम में रैयत कहा जाता था, ठीक है ना। हर एक कल्टीवेटर को रैयत कहा जाता था और रैयत से सीधा कलेक्शन होगा। अब विलेज हेडमैन का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको रैयतवारी कहा गया। जब रैयत से सीधा कलेक्शन करेंगे, कल्टीवेटर से सीधा ये लोग कलेक्शन करेंगे, तो इसको रैयतवारी सिस्टम कहा गया। ये थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है ना, रीड का यही स्पेलिंग है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था। अल्टीमेटली थोड़ी सी जगह पे किया, सब्सिक्वेंटली इसको थॉमस ने इसको थॉमस मुनरो ने और बढ़ा दिया। और इसमें कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं था, बीच में सीधा था, ठीक है। बट दिस सिस्टम हैज आल्सो सम लैक्यूनेस, कुछ कमियां रही होगी। ऑल वाज नॉट वेल कि यहाँ से भी जो जमींदार है वो भी परेशान थे। जमींदार के नीचे जो कल्टीवेटर्स है वो उनसे परमानेंट उतना पे नहीं कर पा रहे थे जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कलेक्शंस का। तो ये क्या क्या जो वीकनेसेस थी सिस्टम की, इसका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था क्योंकि इंक्रीज इनकम फ्रॉम द लैंड, ये हमेशा रेवेन्यू इतना ज़्यादा फिक्स कर दिया जाता था कि उतना वो दे ही नहीं पाते थे, राइट।
तो पीजेंट्स अनेबल थे पे करने के लिए, और इस वजह से पीजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कल्टीवेटर्स फिर गांव को छोड़ के ही भाग गए, डेजर्टेड फ्रॉम द विलेजेस। तो ये सिस्टम आपका रैयतवाड़ी सिस्टम कहलाया है। ये वाला सिस्टम है शुरू किया गया, इसको रैयतवाड़ी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आज के इस टॉपिक में हमको यही बात करनी थी। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।